हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा विद ऑप्शंस। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में वो 29 क्वेश्चन है, और इस वीडियो के अंदर आप जो डिस्कस करेंगे वो 29 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रिस्टल से बना हुआ है। निम्नलिखित में से आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, स्पर्म। तो बैक्टीरिया एक सेल होती है, अमीबा एक सेल है, वायरस भी एक हम सेल भी बोल सकते, वायरस एक सेल है, वायरस लिविंग सेल भी है, नॉन लिविंग सेल भी है, और स्पर्म। बट इनमें से सबसे जो यूनिक सेल है वो आपकी वायरस है। वायरस के अंदर अगर हम बात करेंगे, बैक्टीरियम के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बैक्टीरियम के अंदर बहुत सारे हमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं। स्पर्म एक ह्यूमन सेल है, इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया सारे पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। बट वायरस एक ऐसा सेल है जिसके अंदर जो कि क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है, केवल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर केवल क्या होगा, आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। इससे ज़्यादा केवल उसके ऊपर प्रोटीन की कोट हो सकती है, और वायरस के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली देखने को नहीं मिलेगी। तो वायरस जो है एक क्रिस्टल से बना हुआ है। तो इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, ए सेल वॉल स्वेल अप। जो सेल वॉल होती है वो कब स्वेल अप होती है? स्वेल अप का मतलब होता है वो कैसे फूलती है, जो मोटी होती है वो सेल वॉल वो कब होती है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ए सेल इज हाइयर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम। अगर हम बात करेंगे सेल का, ये अंदर वाला मीडियम होगा, इनसाइड वाला, और ये आपका सराउंडिंग मीडियम होगा। तो पहले ऑप्शन में क्या बोलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के अंदर वो हाई होता है, सेल के अंदर वो हाई होता है और सराउंडिंग में वो लो होता है। तो हाई के लिए मैं ऊपर की तरफ आपको शो कर रहा हूँ और लो के लिए मैं नीचे की तरफ आपको शो कर रहा हूँ। तो सेल के अंदर अगर हाई होता है और नॉर्मली सराउंडिंग में जो लो होता है, तो क्या सेल फूलेगी, क्या सेल स्वेल अप करेगी? तो ऐसी कंडीशन में सेल स्वेल अप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर के मॉलिक्यूल का। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर निकलेंगे, तो इसलिए सेल स्वेल अप ना होने की बजाय वो और पतली होगी। तो इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हाइयर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन सेल। जो सेल के मॉलिक्यूल, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर बाहर कैसा हो, अगर वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो और अंदर क्या हो, कम हो, बाहर वो ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो और सेल क्या होगी वहाँ पे, स्वेल अप होगी। तो इसलिए आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। बट मैं आपको और बाकी के ऑप्शंस क्लियर कराता हूँ। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम, जब सेम रहेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल का वहाँ से एक तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल किसी प्रोसेस के थ्रू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ना, वहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट मैटर। जो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन होता है वो इसके लिए मैटर नहीं करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। वाटर के मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो मैटर करेगा जब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर वाले रीजन में ज़्यादा हैं और सेल के अंदर वाले रीजन में कम हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? अगर मैं क्रोमोजोम्स की बात करूँ तो क्रोमोजोम के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलेगा और उसके साथ में प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ऑप्शंस
आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का कौन सा फंक्शन नहीं है? अगर राइबोसोम्स की बात करूं तो मैं, राइबोसोम्स क्या काम करवाता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनवाने में हेल्प करता है। दूसरा, राइबोसोम्स क्या करवाता है आपका? जब राइबोसोम प्रोटीन बनवाने का काम कर रहा है तो प्रोटीन आगे क्या बनाता है? प्रोटीन आगे एंजाइम बनाता है। तो इसलिए आपका यहाँ से राइबोसोम जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने का काम कर रहा है, इसके साथ साथ एंजाइम्स को बनाने का काम करता है। वो राइबोसोम जो होते हैं वो हार्मोन को बनाने में कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका कोई भी वर्क नहीं, कोई रोल नहीं है, और स्टार्च मॉलिक्यूल बनाने में कोई उनका रोल नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपका फर्स्ट सेकंड वाला करेक्ट है, बट यहाँ पे नॉट फंक्शन पूछा है, तो आपका थर्ड और फोर्थ वाला, जिस ऑप्शन के अंदर आपको थर्ड फोर्थ दिखता है, ऑप्शन सी के अंदर थर्ड और फोर्थ आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है राइबोसोम के लिए। जो राइबोसोम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, इसके साथ साथ वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो आगे एंजाइम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है आपका। क्वेश्चन 5 जो है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको देखना है कौन सा इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, इट बिहेव्स ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखना हमें, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक तरीके से हमें नॉट रिलेटेड देखना, तो आपको चार स्टेटमेंट दी हुई हैं। चार स्टेटमेंट में से आपको एक जो गलत होगी और 3 सही होंगी, तो उनमें से देखना है कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहला है, ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है जो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। ये क्या काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। दूसरा, और भी जो मटेरियल होते हैं उनको साइटोप्लाज्म में पहुंचवाने का काम करेगा न्यूक्लियस से। नेक्स्ट है, इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। यहाँ से क्या कोई एनर्जी जनरेट होती है? तो यहाँ से कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी, इट कैन बी साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। यहाँ से बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, और जो इनकरेक्ट, जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी सी वाली है। तो यहाँ पे नॉट रिलेटेड पूछ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनमें से आपको करेक्ट डेफिनेशन देखनी है, कौन सी वाली करेक्ट डेफिनेशन है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो आपको केयरफुली रीड करना है और डेफिनेशन को सिलेक्ट करना। ऑस्मोसिस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे भी ऑस्मोसिस का थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ऑस्मोसिस क्या होता है मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ पहुंचती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको ये बात किसके अंदर दिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, मतलब वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अगर अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर उसके सराउंडिंग में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस है। आपका यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट करेगा। दूसरा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं करता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपका यहाँ से ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं करवाता, इसलिए आपका यहाँ से ये भी इनकरेक्ट है। तो 6 का जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, प्लाज्मोलाइसिस इन ए सेल
इज डिफाइंड एज, तो आपको देखना है प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो सेल के अंदर वो क्या डिफाइन करता है। अगर मैं आपको बताऊं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर साइटोप्लाज्म में श्रिंकेज होती है। साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जब वाटर के मॉलिक्यूल या फिर हाइपरटोनिक मीडियम जब ज़्यादा भर जाता है, जब साइटोप्लाज्म के अंदर हाइपरटोनिक मीडियम जो सॉल्वेंट वगैरह हैं वो ज़्यादा उसमें फिल हो जाएंगे, तो वो क्या काम करेगा, साइटोप्लाज्म जो है बाहर की तरफ श्रिंकेज होने लगेगा, बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा निकलने लगेगा सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये आपका प्लाज्मोलाइसिस ये प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। केवल साइटोप्लाज्म का ही श्रिंकेज होगा, ना आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का श्रिंकेज होगा, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका लिक्विड है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो प्लाज्मा न्यूक्लियस के अंदर फिल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, जो प्लाज्मा सेल के अंदर फिल है उसे हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल के अंदर होगा और वो साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन। आपको देखना कौन सा इनमें से, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वैक्यूल भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ से केवल जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ से वैक्यूल भी आपका लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल जो है वैक्यूल है आपका सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है आपका यहाँ से, लाइसोसोम प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो आपको देखना है कौन सा पार्ट है, 8 क्वेश्चन का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वैक्यूल जो होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड लाइसोसोम ये तीनों जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस। आपको इसमें से सेंटेंस दिया हुआ है 9th क्वेश्चन का, इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो देखनी है। तो गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्या जो गोल्जी एपरेटस होता है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन करवाता है, उसके साथ में लाइसोसोम की फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग करता है, सेल के अंदर पैकेजिंग करता है, और लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पैक होते हैं। तो एंजाइम्स को प्रोटीन को पैक करने का जो काम है वो गोल्जी एपरेटस का है, और वहाँ से वो छोटे छोटे वेजिकल्स में जो पैक करके निकालेगा उन सैक लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो आपका यहाँ से ये आपका सेंटेंस जो वो सही है सेल के लिए। दूसरा सेंटेंस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट उसके पास भी अपना डीएनए होता है। हेंस दे आर एबल टू मेक देयर आउन स्ट्रक्चर प्रोटीन। और ये क्या काम कर सकते हैं, ये अपना खुद का प्रोटीन खुद बना सकते हैं, इनके पास में ये खुद अपनी रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब रेप्लिकेट का मतलब खुद अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या काम करता है, एटीपी जनरेट करता है सेल के लिए, एनर्जी करेंसी जनरेट करता है। एटीपी का मीन है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और ये एक एनर्जी करेंसी होती है सेल की, और एनर्जी करेंसी जो बनवाने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का बिजली घर। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, ये भी आपका सही है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, कहीं कहीं पे आपको साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल के अंदर जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग या जो भी पार्ट इन्वॉल्व हैं सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल और न्यूक्लियस के अंदर, सेल वॉल बाहर वाली लेयर हो गई सेल की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद में न्यूक्लियस सबसे अंदर वाला पार्ट जिसके पास में डीएनए है अपना, उसके बीच में जितना भी कंटेंट है आपका लिविंग या नॉन लिविंग कंटेंट उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और प्रोटोप्लाज्म की बात करूं मैं, प्रोटोप्लाज्म में जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस को मिला करके, इसके साथ में न्यूक्लियस इन्वॉल्व करना आपको, और जो लिविंग मैटर हैं सेल के अंदर, लिविंग जो आपकी थिंग्स हैं सेल के अंदर, जो लिविंग मॉलिक्यूल है उन्हें हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों को हम एक सेम नाम नहीं दे सकते हैं, बट आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं, सेल के अंदर जो लिविंग मैटर हैं उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म या फिर लिविंग मॉलिक्यूल उन्हें प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है,
साइटोप्लाज्म में लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरीके के आ जाएंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, दूसरा है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड बनाने का काम करता है। बट यहाँ से आपका क्या आया है, यहाँ से आपका आया है कि जो रफ वाला पहले दिया हुआ है, प्रोटीन बाद में दिया हुआ है, तो रफ वाला रेस्पेक्टिवली की बात की गई है ना, तो अगर रफ वाला पहले दिया हुआ है तो वहाँ पे प्रोटीन पहले आना चाहिए था, स्मूथ वाला बाद में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिपिड बाद आना चाहिए, इसलिए यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन के साथ में रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोइड जो होता है, सबसे पहले बात करूँ मैं, न्यूक्लियोइड जो हमें देखने को मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऐसा हमें न्यूक्लियोइड देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका यहाँ से भी ये भी इनकरेक्ट है। तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो डीएनए का जो डीएनए प्रोटीन का जो मिक्स एक स्ट्रक्चर बना हुआ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वहाँ पे क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं, और वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोसोम होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियोइड जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं, एंजाइम पैक्ड ऑफ इन लाइसोसोम। जो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पैक्ड होते हैं मेड थ्रू रफ वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ से। कैसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ नाम दिया गया है, रफ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का, और प्रोटीन आगे जो एंजाइम्स तैयार करते हैं, और एंजाइम्स की जो पैकेज होती है फिर लाइसोसोम में पैकेज होती है। तो एंजाइम बन के कहाँ से आई हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल ऑर्गेनली प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन ए सेल। आपको देखना है यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनलीज है जो एक तरीके से क्रूशियल रोल करती है डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस, मतलब छोटे छोटे जो जितने भी सेल के अंदर पॉइजनस, एक तरीके से बोलूँ मैं, ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनकी सेल के अंदर पॉइजनस होगा, या फिर बहुत सारे पॉइजनस मॉलिक्यूल्स हैं, उन पॉइजनस मॉलिक्यूल्स के साथ में कौन सी सेल ऑर्गेनली जो रोल करेगी, वहाँ से अपना काम करेगी। तो यहाँ से आपका गोल्गी एपरेटस का इसमें कोई रोल नहीं होता है, लाइसोसोम का कोई रोल नहीं होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है इसके अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? जितने भी पॉइजनस मॉलिक्यूल है उनको सेफर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, आपका यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। जो प्रोटीन्स लिपिड्स ये जो होते हैं असेंशियल होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने में, तो आपको देखना है वो किसके द्वारा बनते हैं। प्रोटीन, अब बात करें प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा बनते हैं, प्रोटीन और जो लिपिड बनाने का जो काम करवाता है वो कौन कराता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से आपका 12 का जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका लिपिड बनेगा, जो प्रोटीन बनेगा, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? आपकी लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनी हुई है, और लिपिड और प्रोटीन बनाने का कौन काम कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक। जो न्यूक्लियर रीजन के अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर हमें पता नहीं कहाँ पे ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है,
तो उसके अंदर जो डीएनए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसके पास में फिक्स शेप नहीं है उसकी अपनी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अभी आपको बताया था, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए हो गया। न्यूक्लियोलस जो मिलेगा आपको वो केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की गई है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है वो अनडिफाइंड है, उसे हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कौन सी सेल ऑर्गेनलीज है जो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बनाने में हेल्प करती है, तो उस सेल ऑर्गेनलीज का क्या नाम है, यहाँ पे देखेंगे हम 14th का ऑप्शन डी की बात करूँगा अगर मैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कोई रोल नहीं करता है शुगर बनवाने में, राइबोसोम कोई रोल नहीं करता, प्लास्टिड कोई रोल नहीं करता है, तो आपका जो यहाँ से करेगा रोल जो करेगा वो कौन करेगा, आपका गोल्जी एपेटस। तो गोल्जी एपेटस यहाँ से 14 क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि गोल्जी एपेटस क्या काम करेगा, वहाँ से कॉम्प्लेक्स शुगर के मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में तोड़ करके उन्हें पैकेजिंग करवा देगा। तो यहाँ से इसलिए गोल्जी एपेटस आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, विच आउट द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। वैक्यूल के अगर फंक्शन की बात करूँ मैं, वैक्यूल जो होता है सेल के अंदर रिजिडिटी और टेजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टोरेज, मॉलिक्यूल्स का स्टोरेज करके रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। वेस्ट को स्टोरेज करके रखता है, वेस्ट को बाहर निकलवाने में हेल्प करता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो वैक्यूल का जो रोल है वो स्टोरेज में हेल्प करेगा, टर्जिडिटी रिजिडिटी में हेल्प करेगा, क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आपको 80 से 90% जो पार्ट देखने को मिलेगा वो वैक्यूल से घिरा हुआ मिलेगा। तो इसलिए प्लांट की जो सेल होती हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, लोकोमोशन करवाने में ये हेल्प नहीं करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ से ऐसा है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है, बट यहाँ पे वैक्यूल का फंक्शन नहीं पूछा है आपका, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टेटमेंट आपकी पहली तीनों सही है। अमीबा रिक्वायर इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड। अमीबा के अंदर जो उसका भोजन जो फूड को अंदर ले जाने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फूड को अमीबा जब भोजन खाता तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब जो वेस्ट मटेरियल को उसको बाहर निकालना, और एंडोसाइटोसिस का मतलब फूड मॉलिक्यूल को अंदर ले जाना। तो यहाँ पे दोनों नहीं आ सकते। प्लाज्मोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज कराता है, ये भी नहीं होगा। एक्सोसाइटोसिस भी नहीं होगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका एंडोसाइटोसिस है। इसका मतलब फूड के एक ऐसी प्रोसेस जिसमें के अंदर अमीबा जो है फूड को अंदर ले जाएगा, तो उसमें अमीबा में पाई जाती है, वो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो आपको देखना है कौन सा सेल ऐसा है जिसके अंदर, किसका सेल ऐसा है जिसके अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का नहीं बना हुआ है। अगर मैं बात करूं, सेल वॉल जो होता है वो फंगी के अंदर काइटिन का बना होता है, प्लांट के अंदर सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो बना होता है वो आपका लाइसोसोम और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेलुलोज का बना हुआ। तो प्लांट का एग्जांपल कैक्टस एक प्लांट होता है, मैंगो ट्री आपको पता ही है, हाइड्रला एक वाटर में रहने वाला प्लांट है। तो इनके अंदर जो सेल वॉल जो बनी हुई है वो सेलुलोज की बनी हुई है, बट बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनी होगी पॉलीसैकेराइड और लाइसोसोम की बनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन बताना जो सेलुलोज की सेल वॉल नहीं बनी हो, तो वो आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट का जो हम यूज़ करते हैं किसकी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का जो यूज़ किया जाता है वो आपका गोल्जी एपेटस की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। गोल्जी एपेटस की जब स्टडी करते हैं तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करेंगे हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन, ऑर्गेनेलिज अदर देन न्यूक्लियस। तो आपको न्यूक्लियस से दूसरी वाली ऑर्गेनेलिज कौन सी है जिनके पास में अपना डीएनए होता है, तो वो ऑर्गेनेलिज जो हैं जिनके पास में अपना डीएनए होता है वो दो ही हैं आपका। प्लांट के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट है या फिर बोलेंगे प्लास्टिड हो गया, और एनिमल के अंदर वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट है और एनिमल सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है। बाकी इनके पास में अपना खुद का डीएनए नहीं मिलेगा, वो न्यूक्लियस के डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करेंगे कब उन्हें एक तरीके से प्रोटीन मिलेगा और कब उन्हें एक तरीके से
खुद रेप्लिकेट करना है तो रेप्लिकेट करेंगे वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करेंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए है तो ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, खुद अपना प्रोटीन बना सकता है। नेक्स्ट है आपका किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल की बात करें हम, किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला जाता है, बट यहाँ पे प्लांट के अंदर तो बोलेंगे, सॉरी एनिमल सेल के अंदर बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को किचन ऑफ द सेल, या फिर बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें से बिल्कुल इनकरेक्ट है, गोल्गी एपेरेटस इसमें से बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं प्लांट सेल का। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हम जो नाम देते हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे सबसे पहले, और वो केवल एनिमल सेल के अंदर मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट जो मिलता है किचन ऑफ द सेल वो किसके अंदर मिलता है? प्लांट सेल के अंदर। अगर हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने को मिलें, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, अगर केवल एक ऑप्शन होता माइटोकॉन्ड्रिया होता किचन ऑफ द सेल, उसे भी बोल सकते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट होता किचन ऑफ द सेल, उसे भी बोल सकते हैं हम। बट यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको पहले जो करेक्ट करना है वो करेक्ट करना है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को प्योरली बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का अनदर नेम और है जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन, लिपिड मॉलिक्यूल इन सेल आर सिंथेसाइज बाय। लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल के अंदर वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्लास्टिड के द्वारा बनाए जाएंगे, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। गोल्गी एपेरेटस के द्वारा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या बनवाने का काम करते हैं? प्रोटीन बनवाने का काम करते हैं। तो लिपिड जो बनवाने का काम करता है लिपिड मॉलिक्यूल, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल लिपिड बनवाने का काम करते हैं। तो 21th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टार्टेड बाई। तो ये नियम किसने दिया कि भाई जो पुरानी सेल, जो नई सेल बन के आई है वो पुरानी सेल से ही निकल के आई है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है, एक सेल में से दो सेल आई, तो ये पेरेंट सेल हो गई, ये दोनों डॉटर सेल हो गई। तो जो नई जो सेल आई है, जो डॉटर सेल जो आई है वो कहाँ से निकल के आई है? वो एक पुरानी सेल से ही निकल के आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है वो। ये किसने दिया था? तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो दिया वो हैकल ने दिया, या वर्च्यो ने दिया, या आपका हुक ने दिया, या फिर स्टिलेंडन ने दिया। तो ये जो आपका दिया वो रूडोल्फ वर्च्यो ने दिया। तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका पूरा नाम है रूडोल्फ वर्च्यो। रूडोल्फ वर्च्यो ने जब कंप्लीट सेल थ्योरी आपकी सिचुअनर से स्टिलेंडन ने सेल थ्योरी दे दी, उसके बाद में रूडोल्फ वर्च्यो ने बताया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल जो आती है वो पुरानी सेल से ही निकल करके आती है। इससे पहले इस चीज़ के बारे में किसी ने नहीं बताया था। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, जो सेल थ्योरी वो दी किसने दी? सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया? सेल नाम दिया सबसे पहले। वर्च्यो ने प्री एग्जिस्टिंग सेल बता दिया। सेल थ्योरी जो दी वो आपकी सिचलेंडन और सिचुअन दोनों ने मिलकर के दी, इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। आपको देखना है कौन सी सेल ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगी केवल और केवल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलेगा। प्लास्टिड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। लाइसोसोम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। राइबोसोम जो होता है वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन जो आपका है, ऑर्गेनली विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन। हमें देखना कौन सी ऑर्गेनली है जो सेल मेम्ब्रेन के बिना सेल मेम्ब्रेन के हमें देखने को मिलेगी। राइबोसोम है, या फिर गोल्गी एपेरेटस है, या फिर क्लोरोप्लास्ट है, या फिर न्यूक्लियस है। तो अगर मैं बात करूं विदाउट सेल, ऐसी ऑर्गेनली कौन सी है जिसके ऊपर उसकी मेम्ब्रेन नहीं हो? तो उसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी वो, ये भी मेम्ब्रेन की बनी हुई ऑर्गेनली है। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं बात करूं राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर बिल्कुल भी मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। एक ऑर्गेनली जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, बिना मेम्ब्रेन के है, तो वो आपका राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26th, 1 म्यू मीटर इज इक्वल टू। 1 म्यू मीटर की बात करें हम, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1 म्यू मीटर आपका 10⁻⁻6 मीटर। अगर 10⁻⁻6 मीटर करेंगे, 1 मीटर के 1 अपॉन में 10 की पावर मतलब 1 अपॉन में इतना, ये 1 म्यू मीटर के बराबर। तो यहाँ पे आपको 6 देखने को मिल रही है, 60। तो 10⁻⁻6 जो है वो 1 म्यू मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम। लाइसोसोम जो होते हैं वो कहाँ से निकल करके आते हैं?
तो लाइसोसोम जो बताया, गोल्जी एपेटस का वर्क बताया मैंने, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल का पैकेजिंग करेगा, पैकेज कर करके कुछ एंजाइम्स पैकेज किए हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल पैकेज किए हैं, उनको पैकेज कर करके बाहर उन्हें वेजिकल्स के रूप में छोड़ता रहेगा, और उन वेजिकल्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम यहाँ से जो एराइज होते हैं वो आपका गोल्जी एपेटस से होते हैं। तो आपका यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय। लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया? अगर सबसे पहले सेल की बात करें, सेल किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया 1865 के अंदर। बट लिविंग सेल किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो प्लांट सेल देखा था सबसे पहले, और जो एनिमल सेल पे जो स्टडी किया वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ल्यूवेनहॉक, इसका पूरा नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्रांड ने आपका न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, इस क्वेश्चन का 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29th, सिलेक्ट द ऑड वन। आपको यहाँ से ऑड सिलेक्ट करना है, कौन सा आपका यहाँ से ऑप्शन इनकरेक्ट है। द मूवमेंट ऑफ वाटर एक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन इट। तो जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करता है। वो क्या काम करता है? सब्सटेंस का जो उसके अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंस है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट निकालना है। तो यहाँ से आपका जो ये ऑप्शन सही है, जो सब्सटेंस के अंदर जो सब्सटेंस है उनके अंदर कितने वाटर के कितने मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल में कौन कौन से सब्सटेंस का अमाउंट डिजॉल्व हुआ पड़ा है, वो अफेक्ट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसका नाम दे रहे हैं हम? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो नाम देते हैं हम, वो नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जिसमें से जो लिपिड होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल को एक्रोस करने में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उसे एक्रोस नहीं करवाएगा। तो इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन की हेल्प से वहाँ से अंदर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर के अंदर जो सब्सटेंस जो डिजॉल्व हैं वो अफेक्ट होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ से ये ऑड, यहाँ से ऑर्डर नहीं है, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, आपको इसमें से सभी में से आपको गलत देखना है एक तरीके से। मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जो मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन और लिपिड, बिल्कुल सही है। जितनी भी मेम्ब्रेन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पे या फिर क्लोरोप्लास्ट पे, या फिर बात करूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये सारी जो मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सभी मिलकर के प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी हुई हैं। तो ये आपका यहाँ से ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिले होते हैं वो आसानी से पास हो जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टेन चिटिन शुगर काइटिन शुगर इन प्लांट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर काइटिन शुगर प्लांट में कॉन्टेन होता है। काइटिन शुगर प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं इन्वॉल्व है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूँ, मैंने अभी बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका केवल प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फोरस, इनसे मिलकर के बना हुआ, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, इससे मिलकर के बना हुआ है। तो आपका यहाँ से आपका जो ऑड वन है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 29th क्वेश्चन का जो आंसर है डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 29 क्वेश्चन करवाए हैं। ये 29 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप जिसको अच्छे से क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई है, एक बार वो वीडियो को रिपीट कर ले, दोबारा से सारे क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट करने से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए और साथ में बायोलॉजी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट में है आप कमेंट में पूछ सकते हो।